आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एपीएस विश्वविद्यालय के आदरणीय मेरे अग्रज प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी, हमारे प्रिय मित्र और महाराज साहब आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, मेरे पूर्व सहयोगी सूचना प्रसारण मंत्रालय में जो एफटीआई पुणे के निदेशक का जिम्मेदारी भी जिन्होंने निभाया है और मीडिया जगत में बहुत वर्षों से कार्य किया है, ऐसे भोपाल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपर महानिदेशक प्रशांत पठाबे साहब, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के विख्यात विजुअल स्टोरी टेलर हमारे मित्र तबीना जी, जिन्होंने आईआईएमसी में भी बहुत इस तरह के कार्यशालाएं लगातार करती रही हैं और देश भर के विश्वविद्यालयों में आपने बहुत कार्यक्रम किए हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे कलेक्टर साहब मनोज पुष्प जी, हमारे एसपी साहब मनीष गुप्ता जी, विश्वतारा जी, रमाकांत जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, हमारे माखनलाल विश्वविद्यालय के जो रीवा परिसर से जुड़े ब्रजेंद्र शुक्ल जी, सूर्य प्रकाश जी, दीपेंद्र बघेल जी, संदीप भट्ट जी, हमारे विश्वविद्यालय के सभी परिसरों के मेंटर डॉक्टर मणि नायर जी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन सीबीसी के अधिकारी, माखनलाल के विश्वविद्यालय के शिक्षक, अतिथि शिक्षक, दैनिक भास्कर के सभी मेरे पत्रकार मित्र और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लिए तो ये एक सपना साकार होने जैसा है। मुझे आज भी याद है, लगभग 4 साल पहले लगभग इस इमारत की नीलामी की तैयारी हो रही थी और 2.5 साल पहले जब मैंने कार्यभार संभाला और पहली बार रीवा आना हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना एक भव्य परिसर को हम क्यों इस तरीके से, ये तो एक राष्ट्रीय संपत्ति है और तब से लेकर हमारे पूरे टीम ने बिल्कुल पूर्व समर्पण भाव के साथ हमने यहाँ कार्य किया और 2 कमरे के हमारे जो परिसर था किराए के मकान, उसको हमने बंद कराया और हम यहाँ हस्तांतरित हुए। और तब भी मैंने यही कहा कि अपना विश्वविद्यालय का जब तक हमारा सभागार तैयार नहीं होगा मैं इसका उद्घाटन नहीं कराऊंगा। और मुझे आज, पिछली बार जब हम आए तब हमने सभागार का निरीक्षण किया था और आवश्यक निर्देश दिए थे। हमने ऊपर के एक हॉल में हमने ये आयोजित किया था एक कार्यक्रम और आज सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सभागार भी तैयार हो गया और जल्दी ही एसपी साहब, कलेक्टर साहब, जल्दी ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर इधर आएंगे। और मैं बहुत सार्वजनिक तौर पर यहाँ मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा इस क्षेत्र के विधायक और हमारे मित्र राजेंद्र शुक्ल जी का, जिनका समर्थन हमेशा रहा है, जिन्होंने पैरवी इस परिसर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किया है, जिनके सहयोग के बिना ये परिसर इस रूप में आना शायद संभव नहीं था। और मुझे गर्व है कि विश्वविद्यालय में नए हम शिक्षकों को लेकर आए दूसरे परिसरों से और आज उसका परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है कि इस विश्वविद्यालय परिसर का न सिर्फ बघेलखंड में बल्कि पूरे प्रदेश में और आस पड़ोस के प्रदेशों में भी इसका जो है हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। और इसी क्रम में
हम इसमें लगातार कुछ ना कुछ आयोजन करते रहे हैं और यह आयोजन भी उसी का एक भाग है। और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं विशेषकर दो लोगों के लिए जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं। एक हमारे दैनिक भास्कर के नागपुर जबलपुर समूह के मुख्य संपादक आदरणीय प्रकाश दुबे जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। पेंच में जब शिखर सम्मेलन हुआ था दैनिक भास्कर के सभी संपादकों का, उन्होंने मुझे मुख्य वक्ता के रूप पर आमंत्रित किया था और उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि इतना बड़ा परिसर यहाँ है, हमारे यहाँ मीडिया के विद्यार्थी हैं, आपका सतना और जबलपुर में संस्करण निकल रहे हैं, क्या एक मीडिया विश्वविद्यालय और मीडिया का एक प्रमुख समाचार पत्र, क्या हमारा सहयोग नहीं हो सकता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है और उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ इस मनीष जी और विश्वजीत जी के सहयोग से हमने यहाँ एक फोटोग्राफी का कार्यशाला भी हमने आयोजित किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे पूर्व सहयोगी श्री मनीष देसाई जी का, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं सीबीसी के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के, और उन्होंने भी मुझसे बात किया और उसी का नतीजा है कि प्रशांत पटरावी साहब, हम सब ने मिलकर यह तय किया कि रीवा में जो प्रदर्शनी होगी वो हमारे विश्वविद्यालय परिसर में होगा। तो मैं विशेषकर मैं चाहूंगा कि हम सब दैनिक भास्कर समूह को और पीआईबी को जो है हम धन्यवाद दें, ताली बजा, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर यह संभव नहीं था। और मैं तबीना जी का भी विशेषकर मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे अनुरोध पर बहुत इनका इस वक्त एकेडमिक सेशन पीक में है, कई अखबारों के लिए लिखती हैं, आउटलुक में आपका लगातार आपके जो है रिपोर्ट्स आते हैं और आपने जो है कई अखबारों के लिए आप प्रतिनिधि हैं, एडजंक्ट प्रोफेसर हैं हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में, लेकिन हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपसे अनुरोध किया तो आप जल्दी ही आपने स्वीकार कर आप यहां पहुंची जयपुर से। ये प्रदर्शनी का उद्देश्य एक जागरूकता पैदा करना है, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहां बताया। हम आजादी के अमृत महोत्सव का मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ऐसे कई अनसुने नाम जिनके बारे में हमने कभी इतिहास के पन्नों में अपने स्कूल पाठ्यक्रम में कहीं नहीं जाना, उन लोगों के बारे में हमें जानकारी मिली, एक जागरूकता पैदा हुई। अन्यथा ऐसा लग रहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने देश को आजादी दिलवाई, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के इस उत्सव के कारण देश भर में एक जागरूकता पैदा हुई कि नहीं, हमारे जिले में, हमारे तहसील में, हमारे प्रदेश में इतने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। हमें लगता था कभी कभी कि शायद पंजाब और बंगाल के सिवा किसी और प्रांत ने तो कोई योगदान किया ही नहीं, लेकिन आज हमें पता चलता है कि उत्तर पूर्व के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई है। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि उत्तर पूर्व के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जिन्होंने भारत के अस्मिता को लेकर लड़ाई लड़ी, उनके बारे में आज इतनी जागरूकता है। जब मैं आईएमसी का डीजी था तो मैंने एक गर्ल्स हॉस्टल को जो है रानीमा गैदिनलियू के नाम पर रखा, जिन्होंने नागालैंड में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ ही नहीं अपितु विदेशी संस्कृति जो थोपा जा रहा है उसके भी विरुद्ध उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार हमारे अभी जो माखनलाल का जो नवीन परिसर, यहाँ कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आप सब बैठे हैं, भोपाल कभी पधारिए। अभी इस सत्र से हमने बिल्कुल वहां भी लगभग हमारा बिल्डिंग का बहुत ही खराब स्थिति थी, हमने
एक बिल्कुल नवीनतम परिसर में अभी शिफ्ट किया है और वहां भी एक भवन जो है हमने लचित बोरफुकन के नाम पर किया है, जिन्होंने आसाम में जो है आपने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उनको वहां आसाम में घुसने नहीं दिया। 17 बार उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है जंग लड़ी। ये एक इतिहास रहा है, लेकिन इनके बारे में कभी जानकारी नहीं थी। तो ये बहुत आवश्यक है ये जानकारी रखना। आज इंडिगो फ्लाइट में आप जाएंगे तो इंडिगो में रोज एक क्रांतिकारी, एक स्वाधीनता सेनानी के बारे में जो है वो जरूर फ्लाइट जैसे ही लैंड होगा तो वो बताते हैं कि हम जो है अपना श्रद्धांजलि उनको देते हैं। यानी कि इतना इसके बारे में जागरूकता फैल गई है कि आज एयरलाइंस में भी जो है हम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक एक ऐसे सेनानियों के बारे में, और आज एक जागरूकता है। भोपाल के लोग नहीं जानते थे कि रानी कमलापति नाम की कोई है, और आज उनके नाम पर एक रेलवे स्टेशन तैयार किया गया, अत्याधुनिक हाइडलबर्ग स्टेशन के मुकाबले आप उसको खड़ा कर सकते हैं। ऐसा एक नाम आज इस गौरवशाली इतिहास के बारे में हमें पता चल गया है। इससे हमें न सिर्फ एक गौरव अपने बारे में होता है, अपनी पहचान के बारे में, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। मैं दूसरी बात जो कहूंगा वो आज के कार्यशाला को ये जो संगोष्ठी है, इसका जो विषय है, इसमें पत्रकारिता की भूमिका को लेकर। देखिए, ये पत्रकारिता की भूमिका बहुत अहम रही है, क्योंकि राष्ट्रपिता से लेकर हमारे संविधान तैयार करने का जिनको श्रेय जाता है, ऐसे महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक सब ने अपना अखबार चलाया, चाहे वो हरिजन हो या मूक नायक हो। जितने हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, उन्होंने, नेताजी बोस ने आजाद हिंद रेडियो चलाया, जहां से पहली बार जो है संप्रेषण हुआ। गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो गए, जिसको आज भी नेशनल ब्रॉडकास्ट डे के रूप में मनाया जाता है। देश भर में जागरूकता पैदा की गई, और पत्रकारिता की भूमिका का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे स्वयं प्रेरणा स्रोत, जिनके नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है, जिनकी पुण्याई ने उस 2 कमरे के विश्वविद्यालय को आज इतना भव्य परिसर में, 2 जगह परिसर में परिवर्तित किया है, ऐसे दादा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। दद्दा का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। न सिर्फ वो एक पत्रकार थे, प्रखर पत्रकार, बल्कि एक संपादक थे, बल्कि एक आंदोलन, चाहे वो रतौना आंदोलन हो बूचड़खाने के खिलाफ, या वो कालजयी कविता हो पुष्प की अभिलाषा। मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में राष्ट्रीयता के महत्व को अगर किसी ने इतना प्रखर रूप से हम सबके समक्ष रखा तो वो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। मैं गांधी जी से एक बार पूछा गया समाचार पत्र चलाने का उनका उद्देश्य, तो उन्होंने कहा 3 बातें हैं। एक, जो विदेशी जो सत्ता है उसके खिलाफ आवाज उठाना। दूसरा, समाज में जागरूकता पैदा करना। लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, और वह है समाज में मानसिकता परिवर्तन, हमारे सोच में परिवर्तन लाना। पत्रकारिता के सामने अगर कोई चुनौती है तो वो है चेंजिंग द माइंडसेट। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एजुकेशन में, या आईईसी जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसका सबसे कोर उद्देश्य है एटीट्यूडिनल चेंज एंड बिहेवियरल चेंज। क्या हम वो सोच में परिवर्तन ला सकते हैं? क्या आज वो सोच में परिवर्तन कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है, हमारे अपने मध्य प्रदेश में।
ये हमारे लिए गर्व की बात है। वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि जनता वहां की जागरूक है। हमारे एक मित्र ने कहा, वो दिल्ली से आए थे और कार से जा रहे थे, आदतन जैसे दिल्ली में करते रहे हैं कि उन्होंने वो कुछ वेफर खा रहे थे और उन्होंने शीशा उतारा गाड़ी का और उन्होंने जो है उस पॉलीथीन को बाहर फेंका। उन्होंने कहा कि भाई साहब टैक्सी ड्राइवर ने रोक दिया वहीं के वहीं। उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप जाके उसने वो पॉलीथीन को उठाया सड़क से और गाड़ी में रखे हुए एक काले बैग में डाल दिया और उसने कहा कि साहब आप ये जो कूड़ा है इसको हर टैक्सी में रखी हुई है, आप इसके अंदर ही रखना, तभी हमारा इंदौर स्वच्छ रहेगा। इंदौर को स्वच्छ वहां के सिर्फ म्युनिसिपैलिटी ने नहीं किया है, वहां के सिर्फ जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं किया है। ऐसे समर्पित प्रशासनिक अधिकारी हर जगह है, लेकिन वो सफल कई बार नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो जनसाधारण का सहयोग नहीं मिलता है, उनके सोच में परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों के लिए टॉयलेट बनाई गई, टॉयलेट फॉर ऑल के तहत, लेकिन टॉयलेट को जो है अपना स्टोर रूम बना के आज भी कई लोग जो है खेती में टॉयलेट करने का आनंद लेते हैं, खुले में शौच, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ है। वो परिवर्तन लाने का दायित्व मीडिया का है, उस सोच में परिवर्तन लाने का। क्योंकि युवा पत्रकार यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लिखिए। दिक्कत क्या हो रही है कि आज हम सिर्फ वैचारिक और राजनीतिक बात ही कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया क्यों ना हो। हम समाज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, समाज में बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। यह बहुत आवश्यक है। क्या वैचारिक और राजनीतिक विषयों पर लिखने वाले बहुत लोग हैं साहब। मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी समाज की तरफ देखे, यहां जो कमजोरियां हैं उसको दूर करें, उस दिशा में लोगों के भीतर जागरूकता पैदा करें। मुझे अभी भी याद है, दीव बोल के एक द्वीप है जहां मैं गया था, गुजरात से सटा हुआ, और वहां जब मैं गया तो मैं एक किले में गया, पुर्तगाली किला है। वो किला देखकर बाहर आया तो मैंने आइसक्रीम खरीदा। मैं ये उदाहरण कई जगह देता हूं। उस आइसक्रीम वाले ने उसका रैपर हटा के मुझे आइसक्रीम दिया। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये रैपर क्यों हटा के दे रहा है, आमतौर पर हम रैपर के साथ लेते हैं। जब मैं आइसक्रीम ले रहा था, मेरे मन में आया कि मेरा जो वाहन चालक है वो भी बेचारा गर्मी में बैठा हुआ है, उसके लिए भी एक ले लेता हूं। मैंने कह दिया एक और दे दो। उसने फिर वो रैपर खोल रहा था। मैंने कह दिया कि भैया रैपर मत खोलो, मुझे उधर तक ले जाना है, आप रैपर इधर छोड़ दीजिए, रैपर के साथ ही मुझे दीजिए। आइसक्रीम वाले ने मुझसे कहा सॉरी सर, मैं रैपर आपको नहीं दे सकूंगा। मैंने कह दिया पैसे तो पूरे दिए हैं भाई, रैपर भी दे दे। उसने कह दिया नहीं साहब, मैं रैपर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप जो पर्यटक आते हैं, आप रैपर इधर उधर फेंक देते हैं। आप जब रैपर इधर उधर फेंक देते हैं तो मेरा दीव गंदा होता है। मेरा दीव गंदा होता है तो यहां पर्यटक नहीं आएंगे। अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पाऊंगा। यह जागरूकता एक जनसाधारण के मन में जिस दिन आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, उस देश में चमत्कारिक परिवर्तन होगा, वो कोई भी विषय क्यों ना हो। और डिजिटल इंडिया के तहत आज देश में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। समाज का हर व्यक्ति मोबाइल से जुड़ा हुआ है, स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। इस सोशल मीडिया को एक नफरत का या फेक इंफॉर्मेशन साझा करने का एक उपकरण न बना के, उसको सामाजिक बदलाव का अगर हम उसको एक उपकरण बना सकते हैं तो मैं समझता हूं कि देश में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। यह संभव है, लेकिन उसमें हम सबको जो है सहभागिता। ये सिर्फ मात्र सरकार का काम नहीं है, मात्र प्रशासनिक अधिकारियों का काम नहीं है, उनका भी दायित्व है, लेकिन हम सबकी भूमिका है। तभी जाकर जो है ये देश सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों नहीं, उनके साथ हजारों लोग जुटे, सिविल डिसोबीडियंस हुआ, नॉन कॉपरेशन हुआ आम नागरिकों द्वारा, तब जाकर जो बहिष्कार हुआ उससे विदेशी घबरा गए। जब नेवल रेटिंग्स ने बगावत की मुंबई के बंदरगाह में, तब जाके बदलाव हुआ। मैं समझता हूं कि हम सबके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में आम नागरिकों ने क्या भूमिका। हम इस वक्त अपने विश्वविद्यालय में एक पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं
कि मध्य प्रदेश के हर जिले में जितने पत्रकारों ने स्वाधीनता संग्राम में जो योगदान उनका रहा उसको संकलित कर रहे हैं। मैं दैनिक भास्कर का भी जो है इसमें सहयोग चाहूंगा कि आप भी, आपके संवाददाताओं द्वारा भी इस पुस्तक में जो है जो भी यथासंभव सूचना अगर हमको प्राप्त हो जाता है तो हम उसमें संकलन में हम जोड़ना चाहेंगे। और मैं पुनः जो है धन्यवाद देना चाहता हूं पीआईबी को, दैनिक भास्कर समूह को और मेरे विश्वविद्यालय के मेरे सहयोगियों को कि उन्होंने एक शानदार आयोजन इधर आयोजित किया है। इसके बाद एक फोटोग्राफी का कार्यशाला है, उसमें भी हम सब रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह बहुत एक सार्थक होगा आप सबके लिए। आप सबको इसका आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए इस एग्जीबिशन के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा रीवा का जो जनमानस है वो इधर एकत्रित हो। अपना विश्वविद्यालय के बारे में भी उनको पता चलेगा और साथ ही साथ अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी उनको जो है वो जागरूक होंगे। और जागरूकता, मैंने हमेशा कहा है कि जागरूक नागरिक जिस देश में हो वहां का लोकतंत्र सबसे मजबूत होता है। जागरूक नागरिक, जागरूक मतदाता एक सक्रिय सशक्त जनतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। आप सबको बधाई, आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।